हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद किसले। तो आज हम आपकी क्लास 12 बिहार बोर्ड के हिंदी का पहला चैप्टर जो कि ये बातचीत का रिवीजन करने वाले हैं, वो भी मात्र 10 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के लेखक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। इनका निवास स्थान था इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे लास्ट ईयर कुंभ मेला का आयोजन हुआ था। इनके माता पिता की बात करें तो इनके माता का नाम पार्वती देवी था और इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जो कि एक व्यापारी थे। ये भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में से एक थे। इनकी उपलब्धि की बात करें तो इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संचालन किया और इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। और इन्होंने यह पत्रिका कब निकाली थी तो 1877 में इन्होंने इस पत्रिका का संचालन शुरू किया। महत्वपूर्ण सम्मान: आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें निबंधकार के रूप में अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो बेसिकली रामचंद्र शुक्ल ने इनकी तुलना जो है वह अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील से की है। अब इनकी प्रमुख रचनाओं को एक बार देख लेते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास जो थे वो थे नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। और नाटक की बात करें तो पद्मावती, बाल विवाह, रेल का विकट खेल। यह तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और इनके निबंध संग्रह का बात करें तो इन्होंने भट्ट निबंध माला प्रकाशित की और इस निबंध माला में 1000 निबंध थे और इसमें से 100 निबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थे। अब इस बातचीत पाठ का हम सारांश देख लेते हैं। तो यह जो निबंध है यह एक ललित निबंध है। ईश्वर का वरदान: वाक शक्ति ईश्वर का अनमोल वरदान है। यदि यह ना होती तो पूरी शक्ति गूंगी होती और कोने में बैठी होती। यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट यह कह रहे हैं कि वाक शक्ति जो है यह हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया अनमोल वरदान है। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह जो पूरी दुनिया यह गूंगी होती और कोने में लुंज पुंज की तरह बैठी होती, कोई भी किसी से बात नहीं कर पाता। और यह जो आप मानव सभ्यता का विकास देख रहे हैं यह भी इतना नहीं हो पाता जितना आज है। मन की सफाई: जैसे मवाद शरीर से बाहर निकलता है वैसे ही बातचीत के जरिए मन का धुआं और मवाद भाप बनकर उड़ जाता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अर्थात बालकृष्ण भट्ट ये कह रहे हैं कि बातचीत करने से मन हल्का होता है, चित्त शांत होता है और जितना भी शरीर में मवाद का धुआं रहता है यह सारा भाप बनकर उड़ जाता है। इनके बाद इन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो नाम के किसी व्यक्ति की बात की है जो कि 16 वर्षों तक जानवरों में बिच रहा और इस व्यक्ति ने 16 वर्षों तक इंसान का चेहरा तक नहीं देखा। फ्राइडे के मुख से पहली बात सुनकर उसे लगा कि उसे नया जीवन मिला हो। जब उसने फ्राइडे के मुख से पहली बात सुनी तो उसे लगा कि उसे एक नया जीवन मिला हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख विद्वानों के मतों की। तो सबसे पहला मत है बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन भाई साहब कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होगा। जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे हम कैसे जानेंगे कि उसके मन में क्या है, वह क्या सोचता है, वह कितना नीच या उच्च व्यक्ति है। ये सारी चीज़ों की जानकारी उनके बातचीत से ही मिलती है। दूसरा मत एडिसन का था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, तीसरे के आते ही बातें खुलती है या बदल जाती है। तो असली बातचीत जो है वह सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। अगर कोई तीसरा या चौथा व्यक्ति आ जाए इसमें तो वह बातचीत नहीं रह जाती, अर्थात वह बातचीत हंसी मजाक में बदल जाती है और वहाँ पे मनुष्य अपने दिल की बातों को खुलकर भी एक दूसरे से व्यतीत नहीं कर पाता है। तो इसलिए एडिसन का मानना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। अब हम देखेंगे बातचीत के प्रकार को। तो पहला प्रकार है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यह यूरोप के लोगों में बातचीत की हुनर या फिर कला है। इसे सुहृद गोष्ठी भी कहते हैं। इसमें विद्वता का अभिमान नहीं होता बल्कि ऐसे चतुर प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। तो बेसिकली आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यह यूरोप के लोगों के बातचीत करने की एक ऐसी कला है जिसमें चतुर प्रसंग छोड़े जाते हैं जिनको सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है।
और दूसरा प्रकार जो बातचीत का हुआ है राम रमोवल। जब 4 से अधिक लोग बातचीत करते हैं तो उसे संलाप नहीं बल्कि राम रमोवल कहा जाता है। तो बेसिकली जब 4 या 4 से अधिक लोग बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ औपचारिकता बन जाती है, तो वैसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। और इस तरह के बातचीत को लेखक ने राम रमोवल कहा है। और उसके बाद है 3 लोगों की बातचीत। 3 लोगों की बातचीत को लेखक ने 3 लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग सी जड़ जाती है, इस बात से बेसिकली इनका 3 लोगों की बातचीत का कंपैरिजन किया है। अर्थात 3 लोगों के नक्शे का मतलब है कि एक त्रिकोण बन जाता है। 2 हमसहेलियों की बातचीत, इसे रस का समुद्र कहा गया है, मानो रस का समुद्र उमड़ा चला आ रहा हो। 2 सखियाँ आपस में बात कर रही है तो वह अपने सारे दुख और दर्द, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें बात करती है और अपने दिल खोल कर बात करती है। तो इसीलिए लेखक ने 2 हमसहेलियों की बातचीत की तुलना जो है वह रस के समुद्र से की है। इसके बाद हम देखेंगे बातचीत का लास्ट प्रकार जो कि उत्तम तरीका। लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप। हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करनी चाहिए कि हम अपने आप से बात कर सकें। यह क्रोध पर नियंत्रण पाने और अजय शत्रुओं को जीतने का साधन है। अर्थात लेखक यह कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट ये कह रहे हैं यहाँ पे कि बातचीत का उत्तम तरीका जो है अर्थात सबसे बेस्ट तरीका जो है वह है आत्मवार्तालाप, टॉकिंग टू वन सेल्फ। हमें बेसिकली अपने अंदर ऐसी शक्तियाँ विकसित डेवलप करनी चाहिए जिससे हम अपने आप से बात कर सकें। यह क्रोध पर नियंत्रण पाने और अजय शत्रुओं को जीतने का साधन है। तो यह बेसिकली हमारे क्रोध पर नियंत्रण पाने का भी एक साधन है, ऐसा लेखक कहते हैं। और यहाँ पे हमारा सारांश खत्म होता है और अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इस चैप्टर से ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप एक बार चलिए देख लेते हैं जल्दी से। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? पूरी सृष्टि गूंगी और मौन होती। हम अपने सुख दुख एक दूसरे से साझा नहीं कर पाते। सब लोग लुंज पुंज अवस्था में कोने में बैठे होते। तो अर्थात अगर हमें वाक शक्ति जो यह ईश्वर के द्वारा हुआ एक अनमोल वरदान है, और अगर हमें यह वाक शक्ति ना होती तो यह पूरी दुनिया जो है यह लुंज पुंज होकर के कोने में बैठी रहती और हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते और मानव सभ्यता का विकास भी ना हो पाता जितना अभी हम देख सकते हैं हमारे चारों ओर। यह बातचीत के कारण ही हो पाया है, जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं और सामने वाले के विचारों को भी जान पाते हैं, इसलिए बातचीत ज़रूरी है। इसके बाद आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यह अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि यह यूरोप के लोगों की बातचीत करने की कला है, जिसमें ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कानों को सुख मिलता है, और इसे हिंदी में हम सुहृद गोष्ठी भी कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे, एक बार हम फिर से दोबारा से एक बार इस चैप्टर का क्विक रिकैप कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके लेखक जो थे वो थे बालकृष्ण भट्ट, और ये किस काल के लेखक थे? तो बेसिकली ये आधुनिक काल के लेखक थे, और युग की बात करें तो ये भारतेंदु युग के लेखक थे। यह बातचीत जो है कौन सी विधा है इसकी? तो यह एक ललित निबंध है। तुलना शुक्ल जी के द्वारा, शुक्ल जी ने बेसिकली बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की? तो अंग्रेजी साहित्य की एडिसन और स्टील से की है। और ये दोनों कथन किसका है? बोलने से रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन का कथन है। और असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है, किसका है? तो एडिसन का है। और इसके बाद लास्ट में बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या बताया? अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, ये बातचीत का बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम हल्का सा ग्रामर भी देख लेंगे जो कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर से आपको ये सारे लिंग निर्णय मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो पहला आ सकती है जो कि स्त्रीलिंग, बातचीत भी स्त्रीलिंग है, धुआं पुल्लिंग है, संसार पुल्लिंग है, आँख स्त्रीलिंग है और परीक्षा स्त्रीलिंग है। तो ये ग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर आपको इसका नोट्स भी चाहिए तो आप सबसे पहले इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि आपको नोट्स चाहिए या नहीं, और अगर चाहिए तो उसके बाद आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे ग्रुप का टेलीग्राम आईडी, और यहीं पे आपको इसके नोट्स मिल जाएगी अगर आपको